यूनिवर्सिटी अजमेर के एमए फाइनल पॉलिटिकल साइंस ग्रुप सी पेपर सेकंड के मेरे प्रिय विद्यार्थियों, हमने पिछले लेक्चर में यानी कल भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की विचारधारा के बारे में बातचीत शुरू की थी। आज उसको आगे बढ़ाते हैं और कल हमने 1984 में श्रीमती गांधी की हत्या के बाद और राजीव गांधी जी के प्रधानमंत्री बनने के पश्चात इस अपने लेक्चर को ख़त्म किया था। आज हम राजीव गांधी के प्राइम मिनिस्टर बनने के बाद यानी 1985 से 1989 के बीच की अवधि पर बात करेंगे और इससे आगे भी जाएंगे समय के अनुसार। देखिए, होता ये है कि वैसा मैंने आपको कल जहां बात छोड़ी थी, समाप्त की थी, वहीं से बात को उठाता हूं कि 31 अक्टूबर 1984 को श्रीमती गांधी की उन्हीं के बॉडीगार्ड्स द्वारा हत्या कर दी गई। देश में एक अफरा तफरी का माहौल छा गया। सुरक्षा को लेकर भी ऐसी स्थितियां बड़ी विकट होती हैं और उनसे बमुश्किल जीता जा सका और ये घोषणा की गई कि चुनाव कराए जाएं। 1980 में वो प्राइम मिनिस्टर बनी थी और चुनाव सिरे पर ही थे, ज़्यादा दूर नहीं थे। 5 वर्ष की अवधि आप जानते हैं लोकसभा की होती है, तो कुछ माह पहले ही मध्यावधि चुनाव कराने की घोषणा की गई और चुनाव समय से पहले कराए गए। उन चुनावों में राजीव गांधी भारत के लोकतांत्रिक इतिहास में जो आज़ादी के बाद का है सबसे ज़्यादा 415 सीट जीतकर देश के प्रधानमंत्री बनते हैं। अब यहाँ से कांग्रेस में एक विचारधारात्मक शिफ्टिंग, आइडियोलॉजिकल शिफ्टिंग जिसको आप कहेंगे, वो दौर शुरू होता है। मैंने आपको बताया था नेहरू उदार समाजवाद के प्रतीक, इंदिरा गांधी कुछ सख्त समाजवादी। लेकिन राजीव जब प्राइम मिनिस्टर बने हैं उस समय अंतर्राष्ट्रीय स्थितियां भारत के लिए बहुत फेवरेबल नहीं है। कारण ये है कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर के बदलावों के मुताबिक आपको खुद को ढालना आना चाहिए, ढालना ही होगा, आपके पास चॉइस नहीं होती। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर समाजवादी जो गुट है, जो समाजवादी शक्तियां हैं, वे लगातार पिछड़ रही हैं और अब स्थिति ये आ गई है कि जो उदारवादी समूह है उससे दूरी बनाए रखना संभव नहीं बचा है। आपको अपने द्वार उनके लिए खोलने ही होंगे, चाहे वो तकनीकी दक्षता हो, चाहे हथियार हो, चाहे आर्थिक सहायताएं हो, अनुदान हो, इनके लिए आपको उनके पास जाना ही होगा। वैसे पूर्वाग्रहों को अब आप फॉलो नहीं कर सकते जो 70 और 80 में हो जाया करते थे। देखिए, यहाँ मैं आपको एक चीज़ बता दूँ, ठीक है गुटनिरपेक्षता हमने अपनाई थी, लेकिन फिर भी आप ये पाएंगे, अंतर्राष्ट्रीय राजनीति आपने बीए पार्ट 3 में पढ़ी है, कि भारत का रुझान सोवियत संघ की तरफ था और हम उस गुट के सदस्य माने जाते थे और यही कारण रहा कि अमेरिका से हमारे संबंध बहुत अच्छे नहीं रहे, खुद को गुटनिरपेक्ष कहने के बावजूद भी। लेकिन अब ये दौर आ गया है, चीन के साथ सीमा विवाद है ही। राजीव गांधी जब प्राइम मिनिस्टर बनते हैं तो वो अर्थव्यवस्था को धीरे धीरे खोलना शुरू करते हैं। अब देखिए, एक लंबे अरसे के बाद भारत का प्रधानमंत्री चीन गया है। राजीव गांधी चीन गए हैं और चीन के कम्युनिस्ट पार्टी के प्रीमियर ने मेरे युवा साथी कहते हुए उनका स्वागत किया है। 42 साल की उम्र में देश के प्रधानमंत्री बने हैं, सबसे युवा, अब तक रिकॉर्ड कायम है। वो अमेरिका जाते हैं, सोवियत रूस जा रहे हैं और अब जो रीतियाँ और नीतियाँ हैं, चाहे वो सामाजिक हों या आर्थिक हों, जो कि 1934 में तय किया गया था कि जहाँ समाजवाद निर्णायक विचारधारा की भूमिका निभाएगा, वहाँ पर अब उदारवादी रुझान देखने को मिल रहे हैं। ये जो 5 साल बीतते हैं, कांग्रेस अपनी इस विचारधारात्मक प्रतिबद्धता पर करीब करीब कायम रहती है और इसी दौरान 1989 में लोकसभा के चुनाव ड्यू होते हैं, वो चुनाव होते हैं। उस चुनाव में कांग्रेस सबसे बड़ी पार्टी तो है,
लेकिन बहुमत से दूर है और वीपी सिंह देश के नए प्रधानमंत्री बनते हैं एक अलायंस के साथ, एक गठबंधन के साथ। सरकार कुछ समय चलती है, एक नया गठबंधन बनता है, चंद्रशेखर प्रधानमंत्री बनते हैं 4 महीने के लिए कांग्रेस के समर्थन के साथ, वो भी गिर जाता है और फिर 1991 के अंदर मध्यावधि चुनाव की घोषणा हो जाती है। सारे विकल्प खोज लिए गए, नई सरकार बनने की स्थिति नहीं थी, तो मध्यावधि चुनाव होते हैं। अब यहाँ एक चीज़ की तरफ मैं आपका ध्यान खींचना चाहूँगा, वो ये है कि फिर एक टर्निंग पॉइंट आता है। ये दुखद है, बहुत कष्टप्रद है। श्री पेरम्बदूर में 21 मई 1991 के दिन एक प्रचार सभा के दौरान एक आत्मघाती विस्फोट के माध्यम से राजीव गांधी की हत्या हो जाती है। वो चुनाव प्रचार करने के लिए वहाँ गए थे और ये दुर्घटना हो जाती है। ये देश के लिए एक बड़ी क्षति थी, इसमें कहीं कोई संदेह वाली बात नहीं है। आगे चलें। अब नई पीढ़ी तैयार नहीं है कांग्रेस की। अब इसको एक चुनौती माने या समस्या माने या ताकत माने, नेतृत्व की परेशानी उभर कर सामने आती है कि अब किसको कांग्रेस का नियंत्रण दिया जाए, अध्यक्षता किसको दी जाए, प्राइम मिनिस्टर कैंडिडेट कौन हो। इसी दौरान चुनाव संपन्न हो जाते हैं और कांग्रेस बिल्कुल सीमांत बहुमत के ऊपर चुनाव जीती है। एक मार्जिनल केस जिसको आप कहते हैं, बहुमत के बिल्कुल आसपास है, बल्कि उससे कम ही है। सबसे बड़ी पार्टी तो है। और उस समय कुछ आंतरिक उठापटक चलती है, कुछ भारी विचार विवाद होते हैं। विचार भी विवाद भी लोकतंत्र का हिस्सा हैं, तब भी हुए। और पीवी नरसिम्हा राव देश के प्रधानमंत्री बनते हैं और 2004 से 2014 तक 10 साल तक जो देश के प्रधानमंत्री रहे डॉक्टर मनमोहन सिंह, वो उस समय वित्त मंत्री बनाए गए। राव मंत्रिमंडल में राव प्राइम मिनिस्टर बने हैं, वित्त मंत्री मनमोहन सिंह हैं। उससे पहले मनमोहन सिंह विश्व बैंक में काम कर चुके हैं। मनमोहन सिंह रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के गवर्नर रह चुके हैं, प्लानिंग कमीशन में रह चुके हैं। मतलब महत्वपूर्ण दायित्वों को भारत में निभा चुके हैं और उनको इस दायित्व के लिए योग्य माना गया। मनमोहन सिंह के आर्थिक नेतृत्व के साथ अब एक यू टर्न आता है। वो था उदारवाद की ओर स्पष्ट तय प्रस्थान। लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन और ग्लोबलाइजेशन, कभी शॉर्ट में आप पढ़ेंगे इसको एलपीजी कहा जाता है। उदारीकरण, वैश्वीकरण और निजीकरण, इनका एक दौर शुरू होता है। और सबसे आश्चर्य की बात यह है कि ये विचारधारात्मक बदलाव आज तक जारी हैं। 1991 में शुरू किए गए थे और आज तक ये आगे बढ़े जा रहे हैं, ये पीछे नहीं हट रहे। अब ये जो शिफ्टिंग थी, हालांकि उस समय जो कांग्रेस का परंपरावादी समूह था, जो नेहरूवाद और इंदिरा गांधी जी का बड़ा समर्थक था, हालांकि मैं देखिए फिर समझिए इस चीज़ को, मैं ये नहीं कह रहा कि वैचारिक अंतर नहीं होने चाहिए। वैचारिक प्रतिबद्धताएं और वैचारिक अंतर दोनों संगठन के लिए आवश्यक होते हैं, लेकिन उससे भी ज़्यादा ज़रूरी होता है संगठन को यदि सर्वाइव करना है, जीवित रहना है, समयानुकूल बदलाव। पर ये उसके लिए तैयार शायद अभी नहीं थे। बड़े विवाद हुए देश के भीतर, बहुत सी पार्टियां हैं उसकी उन्होंने खिलाफत की कि ये गलत है, ये ठीक नहीं हो रहा। पर उस समय देश की आर्थिक स्थिति बेहद 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 खराब है। मैं आपको उदाहरण दूं, अभी जो ये कोरोना संकट चल रहा है, आप देख रहे होंगे जीडीपी नीचे आ रही है, देश की हालत ख़राब है, खजाने खाली पड़े हैं, कहाँ से दें। आप सोचिए आज की तारीख में कम से कम इतना तो है कि भारत सरकार के पास जो बजट है उसमें पैसा है, धन है, तो वो जन कल्याणकारी योजनाएं को कंटिन्यू कर सकती है, बढ़ा सकती है। उस समय तो विदेशी मुद्रा भंडार खाली है, एक सप्ताह का पेट्रोल खरीदने का पैसा बचा हुआ नहीं है। इकोनॉमी चलेगी कहाँ से? उस समय ये बदलाव किए गए, उदारीकरण को अपनाया गया। अब इसको भले आप मजबूरी कह लें, लेकिन उस वक्त कोई चॉइस नहीं थी। राव और मनमोहन सिंह की जोड़ी ने इस काम को शुरू किया, बड़े अच्छी तरह वो खेले और ये जो विचारधारात्मक बदलाव आया उदारवाद की ओर, ये उसके बाद शनै शनै झुकता चला गया।
मैं आपको उदाहरण दूं कि 1991 से 1996 तक नरसिम्हा राव प्रधानमंत्री रहते हैं देश के। 96 में चुनाव होते हैं, पहली सरकार बनती है। उस समय 3 सरकारें बनी। 13 दिन के लिए अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार, उसके बाद HD देवेगौड़ा साहब की सरकार चली, उसके बाद इंद्र कुमार गुजराल की सरकार कुछ समय चली, और फिर मध्यावधि चुनाव होते हैं 1998 में। और उन चुनावों के अंदर फिर NDA सत्ता में आता है, वाजपेयी प्राइम मिनिस्टर बनते हैं, इस बार 13 महीने के लिए। और उसके बाद फिर मध्यावधि चुनाव होते हैं, फिर इलेक्शन होते हैं और वाजपेयी प्राइम मिनिस्टर बनते हैं NDA के नेता के रूप में ही 5 साल के लिए। और 2009 से 14 से लेकर 4 से लेकर 2014 तक, ये 10 साल तक UPA के रूप में नेतृत्व कांग्रेस के पास रहा है। लीडरशिप कांग्रेस के पास रही और इस